Hi learners, welcome to Pathway classes. So I am back with another video of part 3 of MCQ series on labor welfare. So we have completed part 1 as well as part 2 and till 30 questions we have completed till now, and in this session we will discuss 15 more important questions on labor welfare. So let's start with the 31st question. From the 31st question, the International Labour Organization was originally established as autonomous part of the League of Nations in. So जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो कब ओरिजिनेट हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी? सो यू हैव 4 ऑप्शंस, दैट इज 1918, 1919, 1917 और 1920. So the correct answer is 1919, right? So next question is 32. The ILO is composed of how many members nations? So ILO के पास कितने members हैं, बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज इससे एफिलिएटेड हैं. तो ILO में कितने जो कंट्रीज़ हैं वो एफिलिएटेड है, कंपोज्ड है? सो यू हैव 4 ऑप्शन, दैट इज़ 167, 170, 185 एंड 165. सो द करेक्ट आंसर इज़ 185. 185 मेंबर्स नेशन है कंपोज्ड इन ILO. 33 क्वेश्चन, ILO सेट स्टैंडर्ड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? सो ILO किस में डील करता है, कौन से स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करता है? सो यू हैव फर्स्ट ऑप्शन इज डिसेबल्ड वर्कर्स, नेक्स्ट इज ह्यूमन राइट्स, थर्ड वन इज एलिमिनेशन ऑफ फोर्स्ड लेबर एंड द डी इज ऑल ऑफ एबव. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ एबव, बिकॉज ये डिसेबल्ड वर्कर्स को भी हेल्प करता है ILO, ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी एनकरेज करता है लोगों को, एलिमिनेशन ऑफ द फोर्स्ड लेबर को भी एलिमिनेट करता है. ठीक है. 34th क्वेश्चन है, ILO हेडक्वार्टर्स आर स्टेब्लिश्ड इन? ILO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? A इज़ वाशिंगटन, B इज़ पेरिस, C इज़ लंडन और D इज़ जेनेवा. सो द करेक्ट आंसर इज़ जेनेवा, दैट इज़ इन स्विट्ज़रलैंड. 35 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज वन ऑफ द फंडामेंटल लेबर स्टैंडर्ड्स अकॉर्डिंग टू द ILO? सो हमने फंडामेंटल लेबर स्टैंडर्ड्स को डिस्कस किया था ILO के सेशन में, तो वो ही क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से इंक्लूडेड नहीं है, नॉट इंक्लूडेड. सो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, देन उसके बाद आंसर करना है. सो यू हैव 5 ऑप्शंस. A इज पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस, एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, C इज द राइट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, D is abolition of forced labor and E is avoidance of the discrimination. So इसमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है फंडामेंटल स्टैंडर्ड्स में अकॉर्डिंग टू द ILO? सो द करेक्ट आंसर इज पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस. पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस नहीं है, चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करना भी है, राइट कलेक्टिव बार्गेनिंग है, फोर्स्ड लेबर को इवोल्यूशन करना, नेक्स्ट इज अवॉइडेंस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन. इबॉलिश करना, दैट मीन्स एलिमिनेट कर देना फोर्स लेबर को. ठीक है. सो यही चीज़ें हैं इसमें, और पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस इंक्लूडेड नहीं है. नेक्स्ट 36 क्वेश्चन है, हु डिफाइंड पर्सोनल मैनेजमेंट एज अ फील्ड ऑफ मैनेजमेंट विच हैज़ टू डू विद प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग वेरियस ऑपरेटिव फंक्शंस लाइक प्रोक्योरिंग, डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड यूटिलाइजिंग लेबर फोर्स. सो एक डेफिनेशन है पर्सोनल मैनेजमेंट की, ये डेफिनेशन किसने दी है? सो यू हैव 4 ऑप्शंस. तो आपको सेलेक्ट करना है कि ये डेफिनेशन किसने दी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन को इंक्लूड किया है. सो द राइट आंसर इज माइकल जूसियस. ठीक है. 35 क्वेश्चन है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ HRM प्रैक्टिसेस? HRM प्रैक्टिसेस को किसने फाउंड किया है? सो यू हैव 4 ऑप्शंस, अल्टन मायो, डिकिसन, नेक्स्ट इज पीटर ड्रकर और डॉगलस मैग्रियोर, नेक्स्ट इज डेविड मैकलैंड. ठीक है. सो 4 ऑप्शंस हैं आपके पास. सो द करेक्ट ऑप्शन इज पीटर ड्रकर एंड डॉगलस मैग्रियोर. So next question है 38 question, the employee working in a unit or a plant who is a citizen of the country in which the unit or plant is located but where the unit or plant is operated by the organization headquartered in another country. So आपको ये स्टेटमेंट को समझना है एंड देन उसके बाद होम कंट्री नेशन है फर्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट इज होस्ट कंट्री, नेक्स्ट इज थर्ड कंट्री नेशन एंड द फोर्थ वन इज होस्ट कंट्री. सो यू हैव 4 ऑप्शंस. पहले तो आपको ये स्टेटमेंट को समझ के देन उसके बाद आंसर इसका करना है. सो द करेक्ट आंसर इज होस्ट कंट्री नेशन. सो जो होस्ट कंट्री है, होस्ट कंट्री को हम पॉलीसेंट्रिक अप्रोच भी कहते हैं, जिसमें कि जो मैनेजमेंट होते हैं वो एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते हैं
और हायर करते हैं फ्रॉम द होस्ट कंट्री, मतलब दूसरी कंट्री से, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे इंडिया में एक कंट्री है हमारी, एक कंपनी है हमारी, एंड वहाँ से जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं हम दूसरी कंट्री के लिए हायर कर रहे हैं, लेकिन हेडक्वार्टर हमारा इंडिया में है, लेकिन जो प्रोसेस चल रहा है वो हमारा होस्ट कंट्री से चल रहा है। सो दैट इज़ पॉलीसेंट्रिक अप्रोच, मीन्स होस्ट कंट्री नेशन, जहाँ से हायरिंग हमारी एम्प्लॉयज़ की होती है फ्रॉम द होस्ट कंट्री, हम दूसरी कंट्री से हायर करते हैं एम्प्लॉयज़ को, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39, द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग अनवांटेड प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ फाइंड न्यू जॉब्स विद अदर फर्म्स। सो एक प्रोसेस है जहाँ पे जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको नई जॉब दे दी जाती है बाय द मैनेजमेंट विद अदर फर्म्स, दूसरे फर्म्स के साथ उनको जॉब दे दी जाती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ को दूसरी जॉब में हेल्प करती है प्रोवाइड करने के लिए। सो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आउट प्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट, प्लेसमेंट या फिर एम्प्लॉयमेंट। सो द आंसर इज आउट प्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, व्हाट इज द लेजिस्फेयर व्यू पॉइंट। लेजिस्फेयर है उसका व्यू पॉइंट क्या है। सो यू हैव ऑप्शंस, जस्ट रीड इट ऑल द ऑप्शंस एंड देन correct answer, provide the correct answer, right? So the answer is B, that is minimum of the पब्लिक इंटरवेंशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जहाँ पे जो पब्लिक इंटरवेंशन होता है, इकोनॉमी का जो इंटरवेंशन होता है वहाँ पे एक्टिविटीज़ में कम होता है, मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है यहाँ पर। यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल अपने से सेल्फ रेगुलेट कर सकता है चीज़ों को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, ठीक है। सो लेजिस्फेयर वही है व्यू पॉइंट। 41 क्वेश्चन है, एन employee working in a unit or a plant who is not a citizen of the country in which the unit or plant is located but is the citizen of the country in which the organization is the headquartered. So you have options, home country, host country nation, third country or host country. So the answer is home country. home country को हम क्या कहते हैं, एथनोसेंट्रिक भी कहते हैं, एथनोसेंट्रिक कहते हैं, एंड होस्ट कंट्री को हम पॉलीसेंट्रिक कहते हैं। सो एथनोसेंट्रिक वही है जहाँ पे हम हायर करते हैं एम्प्लॉयज़ को सेम नेशन में। सपोज़ हमारा इंडिया है, इंडिया में हमारी कंपनी है, हेडक्वार्टर भी इंडिया में ही है, और हम इंडिया के लिए ही, मतलब अपनी कंपनी के लिए ही यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर रहे हैं और हायर कर रहे हैं सेम नेशन में, ठीक है। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन है, अंडर द एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 द लिस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशनल डिजीजेज इज प्रोवाइडेड अंडर विच शेड्यूल। सो जो हमारा ऑक्यूपेशनल वाला पॉइंट है, ऑक्यूपेशनल डिजीजेज है, वो कौन से शेड्यूल में आता है अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट। सो द आंसर इज शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 में हमने देखा था लिस्ट ऑफ इंजरीज होती है, ठीक है, इंजरीज होती है, एक बारी हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जो शेड्यूल 2 है, उसमें जितने भी प्रोविजंस हैं सेक्शंस 1N से रिलेटेड वो सारे आते हैं, और वर्कमैन से रिलेटेड जितने भी डेफिनेशंस हैं वो सारी आती हैं शेड्यूल 2 में। नेक्स्ट 3 है हमारा ऑक्यूपेशनल डिजीज़ेस। ऑक्यूपेशनल से रिलेटेड जो भी डिजीज़ेस होती हैं वो शेड्यूल 3 में आती हैं। एंड जो 4th है वो परमानेंट डिसेबल्ड और डेथ के जो भी कॉम्पनसेशन रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो सारे इसमें आते हैं, डिसेबलमेंट एंड डेथ, ठीक है। सो यहाँ पे स्पेस कम है इसीलिए मेरी राइटिंग थोड़ी सी बेकार है, तो आप एक बारी इसको रीड आउट कर लेना जो मैंने पढ़ाया है आपको, और आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट। 43 क्वेश्चन है, मैचिंग है। यहाँ पे हमारा फैक्ट्रीज एक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सो फर्स्ट वन इज़ अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्रीज। तो ये कौन से सेक्शन में है आपको बताना है। यू हैव 4 ऑप्शंस। देन उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर, देन मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ आइज। तो ये कौन कौन से सेक्शन में बोला गया है इन फैक्ट्रीज एक्ट 1948। सो आपके पास यहाँ पे सब ऑप्शंस हैं, तो द राइट आंसर इज ए, दैट इज़ अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्रीज इज सेक्शन 6। सेक्शन 6 के अंदर आता है। अरेंजमेंट ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर किस में आता है, सेक्शन 18 में आता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग, मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग आता है 40A में। एंड प्रोटेक्शन जो आएगा आइज का वो आएगा हमारा सेक्शन 35 में। सो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन
10B ऑफ द एक्ट ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट जो है हमारा सेक्शन 10B के बारे में क्या पूछ रहा है कि मतलब ये जो सेक्शन 10B है वो किससे डील करता है। सो यू हैव ऑप्शंस, एडिशनल मैटर्स प्रोवाइडेड टू द स्टैंडिंग ऑर्डर्स रिलेटेड टू ऑल द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, additional matters provided to the standing orders related to all the industrial establishment in the coal mines, और third is prescribed particular of the workman या फिर none of above. So the correct answer is A, that is जो सेक्शन 10B है जो हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर का, वो सारे इंडस्ट्रियल स्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड जो भी एडिशनल मैटर्स होते हैं वो सारा इंक्लूडेड होता है इन सेक्शन 10B. अब 45 क्वेश्चन है एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर टेक केयर ऑफ द पावर ऑफ सर्टिफाइंग ऑफिसर्स और द एपेलाइट अथॉरिटीज़. सो ये भी स्टैंडिंग ऑर्डर का ही क्वेश्चन है. सो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, जो सेक्शन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है वो कौन से एक्ट के अंदर आता है, कौन से सेक्शंस में आता है. सो आपके पास सेक्शंस प्रोवाइडेड हैं 345 and 346, 321 and 322, 350 and 351 and none of above. So the answer is 345 and 346. So code of criminal procedure जो है section in standing order, तो वो section क्या है 345 and 346. सो आपके पास एक होमवर्क का क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है, तो आपको इसका आंसर प्रोवाइड करना है. देन नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिस्कस करूँगी. हु इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ ILO? So this is a question and आपके पास 4 options हैं and correct the right one. So thank you and have a nice day guys.